इस वे के स्ट्रेचेस ओके, तो पैसिव स्ट्रेचेस को आपने यूज करना चाहिए। वैसे में तो पैसिव स्ट्रेचेस से कई लोग क्या समझ लेते हैं कि किसी आसन को लंबा होल्ड करना है। जैसे अगर बैक बेंडिंग के ऊपर काम करना है तो लोग होल्ड करते हैं चक्रासन को बहुत लंबा, ठीक। तो चक्रासन ऐसे स्ट्रेचेस में नहीं आएगा, क्योंकि चक्रासन क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉस्चर है अपने आप में, ठीक। तो आपने बैक बेंडिंग के कुछ ऐसे पॉस्चर या आप साथ में इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक। और बैक बेंडिंग है एक आरामदायक पॉस्चर, मतलब जैसे हमने भुजंग आसन के लिए अपनी प्रैक्टिकल क्लास में सीखा था एक पॉस्चर, अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, पिलो को सामने रखते हैं और इनटू द वॉल एंड हम वॉल के पास जाकर भुजंग आसन को उस जगह पर अटेन करते हैं और उसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक। वो पोजीशन बहुत ज्यादा आपको टिपिकल नहीं लगेगी। या कई लोग क्या करते हैं, अपनी बैक के नीचे ब्लॉक्स को सेट करते हैं, जैसे येन क्लासेस में आपको करवाया जाता है, अगर येन फॉर्म आपने कभी ट्राई की है, ठीक। तो ऐसे स्ट्रेचेस को अगर आप लॉन्गर टाइम तक होल्ड करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, उतने एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपकी बॉडी की नहीं लगाएगा और धीरे धीरे आपकी बॉडी की बेंडिंग भी खुल जाएगी, ठीक। तो इसमें रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, तो ऐसे में इन चीजों को यूज किया जा सकता है, ठीक। और कोई क्वेश्चन था शायद आपका? हाँ अगर सर, एक सेकंड क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली जैसे ये माना क्या जाता होता भी है कि हमें आसन इसलिए करने ताकि हम आगे शरीर अपने तैयार कर सके ध्यान में बैठने के लिए लंबे समय तक, बिकॉज एक बीमार शरीर नहीं बैठ सकता है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि अगर कोई इतना स्वस्थ है कि वो ध्यान कर सकता है घंटों तक बैठ के, क्या उसे फिर भी अपनी पर्सनल साधना को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए आसनों की सिद्धि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो कल भी मैं इस चीज को समझा रहा था ना आपको, कि जो बॉडी है आपकी वो साधन है, ठीक। साधन मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाए। जैसे अन्नमय कोश की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक दरवाजा है प्राणमय कोश को खोलने के लिए, ठीक। और प्राणमय कोश क्या है, दरवाजा है आपको मनोमय कोश तक पहुंचाने के लिए, ठीक। इफ यू आर अटेनिंग द मेडिटेशन, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं, इफ यू फीलिंग वेल, तब आप अपने व्यायाम के लिए क्या कर सकते हैं, आसनों को कर सकते हैं। ये आपकी मौज होगी कि आप उसे वैसे करना चाहते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी एट दैट टाइम कि आप क्या करें कि पॉस्चर को भी जबरदस्ती अटेन करें और तब आपकी साधना आगे बढ़ेगी। कभी आपने महात्मा बुद्ध को या महावीर को कोई पॉस्चर करते हुए नहीं देखा होगा, ठीक। या विवेकानंद जी को कोई किसी एडवांस पॉस्चर पर बैठे हुए नहीं देखा होगा, ठीक। उसके बिना भी क्या है, रास्ते हैं। तो आसनों का जो मेन काम है वो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करते हुए, ठीक, आपको भीतर की ओर मोड़ना है, ठीक है। मतलब कि आपको एक दिन क्या बना देना है, आसनों में क्रियाहीन बना देना, ठीक। कि आप क्रिया में उतने ज्यादा उत्सुक ना रहे। जब तक हमारे अंदर क्या रहती है, क्रिया करने की कोई भावना रहती है, तो उस एनर्जी को हमने बॉडी के थ्रू क्या करना पड़ता है, क्रिया योग में लगाना पड़ता है, ठीक। व्हेन समवन अंडरस्टैंड दैट कि क्रिया से हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, हमने निष्काम या निष्क्रिया तक पहुंचना पड़ेगा, निष्क्रिय होना पड़ेगा, ठीक। तब मेडिटेशन का जो मेन रूल है वो यही तो है, ठीक, कि हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिया में नहीं उतरते। अगर आप क्रिया के पार पहुंच जाते हैं, यू आर इन मेडिटेशन एट दैट टाइम, ठीक। तो अगर आप डायरेक्टली मेडिटेट कर पा रहे हैं, देन इट्स अप टू यू, इट्स लाइक ए गेम फॉर यू, कि अगर आप आसनों को करना चाहते हैं व्यायाम के रूप में, ठीक, तो इट्स टोटली अप टू यू। और इस जगह पे मैंडेटरी केस नहीं है कि आपने उन जगहों पे आसनों को या एडवांस आसनों को ओपन करने की जरूरत है, ठीक। जैसे क्रिया योग में आसनों का नाम नहीं आता, ठीक। और आपके जो समाधि बाद में अभ्यास वैराग्य बताया गया उसमें भी आसनों का नाम नहीं आता, ठीक। निम्न कोटि के साधकों के लिए जिनके पास क्या है, ऊर्जा तो है पर समझ में नहीं आ रहा कि इस ऊर्जा का करना क्या, ठीक। देन यू हैव टू पुट दैट एनर्जी कि आप अपने शरीर को सरल बनाएं, ठीक। उस चीज के लिए हम आसनों को अटेन करते हैं। तो अगर आप मेडिटेट कर पा रहे हैं तो इट्स नॉट मेडिटेट। होप आपको पॉइंट मिल गया आपका। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं सर, समझ में आया। लेकिन सर मेरे को ऐसा ये लगता है कि ये भी एक कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तमस मन का शायद एक चाल हो कि तुम अगर मेडिटेशन के लिए तैयार हो तो आसन मत करो, बिकॉज़ शरीर को एक तरह से एक एक सफरिंग से गुज़रना पड़ता है। तो शायद एक तामसिक मन नहीं चाहता शरीर गुज़रे, तो एक तरह से एक बहाना दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जो मेडिटेशन में आपको साहस की ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक? उससे कई गुना कम साहस आपको आसनों में लगता है, ठीक? तो ये एक भ्रांति ही होगी मेरी तरफ से कि मेडिटेशन में ऐसा मत सोचो कि सिर्फ बैठना ही है। एक मेडिटेशन में जैसे ही बैठोगे उसके बाद क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के थॉट्स आएंगे, ठीक है? उन्हें डील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाथों पैरों को हिला तो सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा है कि आप चुपचाप बैठे हैं और आपको कोई ऐसा ख्याल आता है जो आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक? आप शांत नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है? आप एकदम से खड़े हो जाते हैं और आपका हाथ सर पर चला जाता है, आप बोलते हैं कि पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम पे, दैट वाज अ वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, आप ऐसा कहते हैं, ठीक है? उस वक्त देखना कि जब आपको बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, आप सटल नहीं बैठ पाएंगे, आप उस थॉट को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें और भी ज्यादा हिम्मत चाहिए, ठीक? तो मेडिटेशन के लिए जितनी आसनों के लिए हिम्मत चाहिए, समझ लो जितनी आसनों के लिए ऊर्जा चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा और एकाग्रता मेडिटेशन के लिए चाहिए, ठीक? अगर आप मेडिटेशन के लिए जा रहे हो तो इस जगह पर इस ख्याल को मत लाइए कि ये तामसिक मन की चाल होगी कि वो क्रिया को नहीं करना चाहता। मैंने कहा ना, उसे आप अपनी मौज के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक? तो आसन कर रहे हैं या उस जगह पे आप डांस कर रहे हैं, इट गोइंग्स टू बी अ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है? आप उसके थ्रू जाइए, बट अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन में बैठिए और हिम्मत से अपने विचारों को, अपने भावों को फेस कीजिए, ठीक? उसके लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए, तो ये एक भ्रांति सर होगी, बस एक छोटा-सा ठीक? क्वेश्चन था सर, अगर मैं जी। पूछ रही हूँ तो ये भी पूछ लूँ, जैसे शरीर बहुत जल्दी अगर थक जाता है तो इससे क्या मतलब है? अगर कोई बहुत टाइम से कर रहा है, 2-3 साल हो गया, फिर भी वो अगर 1 घंटे से ज़्यादा स्ट्रेंटेनियस प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ मैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब मुझे शरीर को ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं देना चाहिए या फिर शरीर मेरा कमज़ोर है इतनी प्रैक्टिस के बाद भी? ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। ठीक है, जैसे मैंने 3 एस्पेक्ट बताए थे ना आपको प्रैक्टिस के, ठीक है? कि सिर्फ क्या नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ही आप ट्रेन नहीं हो जाओगे, ठीक है? प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हुई आपकी डाइट एंड द रेस्ट, ठीक? एंड साथ में जो एनवायरनमेंट है, जो मेंटल एनवायरनमेंट है, वो भी इन चीजों को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक? इफ यू आर प्रैक्टिसिंग और बाद आप अपनी शरीर को या अपने मन को उसकी उपयुक्त डाइट नहीं दे पाते, ठीक है? शरीर की तो हम डाइट जानते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर आप डाइट के बारे में जानते हैं तो हमें पता है कि प्रोटीन युक्त आपने डाइट लेनी चाहिए, तभी तभी बॉडी क्या होगी, जल्दी रिकवर होगी। पर मेंटल भी एक डाइट होती है, ठीक है? वो अगर उन चीजों को भी आप यूज नहीं करते हैं, जैसे आप भीतर से अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं है, ठीक? और आप कुछ ऐसे काम नहीं करते, जैसे क्रिएटिव काम नहीं करते, स्ट्रेस आउट के लिए कोई एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते, तो इससे भी क्या होता है, मेंटली आप थोड़ा बहुत वीक हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में भी मेंटल जो मोटिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक? तो आपने मेंटल डाइट को भी स्टेबल रखना, अपनी फिजिकल डाइट को भी स्टेबल रखना, एंड एट द सेम टाइम द रेस्ट, द फिजिकल रेस्ट एंड द मेंटल रेस्ट, ठीक है? जब मैं डाइट एंड रेस्ट कहता हूँ तो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ओके, फिजिकल डाइट एंड फिजिकल रेस्ट, ठीक है? मैं सिर्फ फिजिकल डाइट और फिजिकल रेस्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक? मैं मेंटल डाइट की भी बात कर रहा हूँ और मेंटल रेस्ट की भी बात कर रहा हूँ, ठीक? तो इन जगहों पे भी आपने उन्हें भी प्रेफर करना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं विद टाइम भी, ठीक, तो क्या है, शरीर में किसी ना किसी प्रकार की कमजोरी है, इसी वजह से वो थक जाता है। शायद आप फिजिकली तो सही चल रहे हैं पर मेंटली शायद आप अपनी मेंटल डाइट को या मेंटल रेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं ज्यादा सर, स्ट्रेस। मेंटल तो ठीक है, आई थिंक फिजिकल होगा बिकॉज़ मुझे हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, शायद आई थिंक वो एक कॉज़ हो सकता है। ठीक, तो फिजिकल डाइट तो मेनली आपको सीधे सीधे दिख जाएगी ना कि आपने फिजिकल डाइट को कंप्लीटली पूरा करना है, जितने भी मैक्रोज माइक्रोज एंड द वाटर फुलफिलिंग है उसे आप पूरा कीजिए। 1 महीने तक इस रूटीन को रखिए, 15 दिनों तक इस रूटीन को रखिए, आपको खुद ही चेंजेस दिख जाएंगे, ठीक है? उसमें बहुत ज्यादा सवाल जवाब इन चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समटाइम्स इट कैन बी अ डेफिशिएंसी ऑफ सम टाइप्स ऑफ मल्टीविटामिन्स, ठीक है, और मिनरल्स जो स्पेसिफिक रीजन में अवेलेबल नहीं होते, तो आप जो मल्टीविटामिन या मिनरल के सप्लीमेंट आप उनको यूज करते हुए साथ में देख सकते हैं उसे, ठीक है? तो उन चीजों को यूज करना कोई भी हार्मफुल नहीं है, ठीक? अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस में वो मल्टीविटामिन या मिनरल अवेलेबल नहीं है तब भी आपको अपने शरीर में कमजोरी सी महसूस होगी, ठीक? तो उन चीजों को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है? सर एक बात पूछनी थी, जैसे कि बदलता मौसम जो होता है, क्या ये भी इफेक्ट करता है अपनी बॉडी पर? जैसे कि बिल्कुल। जैसे कई बार हम लोग योगा करते हैं तो थकान शायद उस वजह से भी कई बार हो जाती है, मुझे लगता है
ये मौसम जैसे सर्दी से गर्मी आ रही है या गर्मी से सर्दियां आ रही हैं, तो ये इफेक्ट पड़ता है इससे? बिल्कुल पड़ता है। ठीक, आपके बाहरी वातावरण का आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पंच महाभूत ही बाहर है। ठीक, और पंच महाभूत ही आपका अन्नमय कोश है। ठीक, अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर भी कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक, यहाँ तक कि आपकी जो ऋतुएं हैं, ठीक, दिन भर का जो मौसम है, ठीक, उनका भी आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। पर क्या कर सकता है, देखो अगर मैं एक कहानी आपको याद दिलाऊं, ठीक, ये महात्मा बुद्ध की कहानी है। ठीक, उससे आपको सारे अपने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे काफी हद तक। तो महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति लोहे के टुकड़े को लेके जाता है, ठीक है, और कहता है कि देखिए बुद्ध, ये लोहे का टुकड़ा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कठोर होता है, ठीक है, मेटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बताओ लोहे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, क्योंकि उस वक्त शायद लोहे ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता होगा। ठीक है, तो कहा कि लोहे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोहे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अग्नि है। ठीक है, क्योंकि अग्नि क्या कर सकती है, लोहे को पिघला सकती है। ठीक, तब व्यक्ति ने कहा कि अच्छा अग्नि से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है। ठीक है, तब बुद्ध ने कहा कि जल अग्नि से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो जल है वो अग्नि को बुझा सकता है। ठीक, ऐसे ही कहा कि चलिए बताइए जल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है। ठीक, तब उन्होंने कहा कि वायु जल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक, जो वायु है वो क्या कर सकती है, बादलों को, जो पानी ही है, ठीक है, उसको इधर उधर अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकती है। ठीक, एंड एट लास्ट उन्होंने पूछा कि अब इस वायु से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है। उन्होंने कहा कि वायु से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मनुष्य की संकल्प शक्ति। ठीक है, जैसे आपने देखा है प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश आता है। ठीक है, और मनोमय कोश क्या कर सकता है, प्राणमय कोश को आराम से कंट्रोल कर सकता है। ठीक, जो भी इफेक्ट पड़ता है आपके बाहरी वातावरण के, वो आपके अन्नमय कोश और आपके प्राणमय कोश पर पड़ता है। ठीक है, उसके थ्रू आपका मनोमय कोश क्या हो सकता है, डगमगा सकता है। बट यू, इफ यू हैव द स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है, आपके पास एक मजबूत संकल्प शक्ति है, ठीक, तब बहुत जल्दी आप मेंटली और आपके अन्नमय कोश और प्राणमय कोश पे भी उसके बहुत बुरे इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाओगे। बट हाँ, भारी वातावरण के आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इसके दौरान आपको साक्षी भाव रखते हुए बॉडी के चेंजेस को समझते हुए, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग काम करना चाहिए। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी जी सर। सर आपने जैसे बताया अग्नि से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जल है, बट सर अग्नि जल को भी तो जला सकती है, सुखा देती है ना जला के। अगर देखिए हम क्या होगा, जैसे राजस्थान में जैसे जल नहीं है, जहाँ पे जल की मात्रा कम होती है वहां अग्नि जल को सुखा सकती है। पावर क्या चीज है ना, जैसे पावर और स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे हैं। ठीक, तो पावर क्या वही होती सर। है, अगर मैं किसको मिलाऊं, इंस्टेंट एयर, मतलब इंस्टेंट अगर मैं वाटर और किसे मिलाऊं, आपकी अग्नि को मिलाऊं, ठीक है, तो कौन जीतेगा? आग और पानी को अगर दोनों इंस्टेंटली ही। मिलाऊं, ठीक है, तो एकदम से क्या नहीं होगा कि आग पानी को नहीं एकदम से 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचकर उसे भाप में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी ना वो। ठीक है, वो उसे बुझा देगी। हम्म। ठीक है, तो ये क्या है, पावर है। पावर इज द इंस्टेंटेनियस जो फोर्स होता है किसी के अंदर, ठीक है, उसे माना जाता है। ठीक, ओके। तब कहते हैं कि अग्नि क्या कर सकती है, वायु को। पर अग्नि के बिना भी क्या नहीं होता है कि जो जल है वो अपना जो फॉर्म है, तो 3 फॉर्म है मैटर की, उसमें चेंज नहीं हो सकती। ठीक, बट अग्नि के ऊपर जल को रखा गया। ठीक, ओके सर। पावर के फॉर्म में। और कोई चीज होप क्लियर है अभी के लिए आपको? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। ठीक, आज का टॉपिक आपका क्या है, स्केलेटल सिस्टम। कल हमने मस्कुलर सिस्टम की बात की थी और कुछ प्लेन्स को हमने समझा था इसमें। ठीक, और कुछ पोजीशंस को समझा था, जिसे हमने लिख लिया था। और आज हम समझने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल सिस्टम को भी समझने के लिए हमें दोनों तरफ से इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, एक तो जो हमारा योग का दृष्टि है, आयुर्वेद की दृष्टि है, और दूसरी जो हमारी मॉडर्न जॉइंट्स की थ्योरी है, ठीक है, या बोन्स की जो थ्योरी है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपके ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डाला था जॉइंट्स का। ठीक, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है आपको जॉइंट से रिलेटेड। अगर मैं उसे आपको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करूं तो ऐसे समझ सकते हो कि जॉइंट्स 3 टाइप के हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज, ठीक, या फंक्शन वाइज इसके बाद पढ़ेंगे हम। ठीक, स्ट्रक्चर वाइज जैसे हम क्या कह सकते हैं, 3 टाइप के जॉइंट्स। ठीक, इसमें क्या है, कुछ जॉइंट्स हैं जो फिक्स हैं,
ठीक है, जो बहुत ज्यादा मूव नहीं करते। ठीक, कुछ जॉइंट्स हैं जो स्लाइटली मूवेबल है और कुछ जॉइंट है जो फ्रीली मूवेबल। ठीक, अब चलो ये चीज मेरे समझ में आ रही है कि बट व्हाट इज अ जॉइंट। ठीक, जिस जगह पर क्या होती है, दो बोन मिलती है, वो जॉइंट है। ठीक है, जैसे जॉइंट वर्ड भी समझा रहा है कि वेयर टू बोन्स कनेक्ट टुगेदर। ठीक है, जिस जगह पे दो बोन्स क्या होती है, आपस में कनेक्ट होती है। ठीक है, उसे हम जॉइंट कहते हैं। ठीक, तो ये तीन टाइप के हो सकते हैं। एक तो क्या है, या तो वो डायरेक्टली आपस में कनेक्ट है। ठीक, या तो इस टाइप के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये फाइब्रस जॉइंट है, बहुत ज्यादा मूव नहीं हो सकता। जैसे आपकी स्कल जो है वो फाइब्रस जॉइंट से बनी होती है। ठीक, इन जगहों पे क्या नहीं होता है, बोन्स तो आपस में जुड़ी हुई है पर ये मूव नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकती, तो इस टाइप के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ठीक, सेकंड टाइप का जो जॉइंट है वो कार्टिलेज के थ्रू बनता है। ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ को या जो मैंने स्क्रीनशॉट देखा है, भेजा है, उस पेज को अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक, तो उसमें दो कार्टिलेजिनियस या कार्टिलजीनियस जॉइंट है जो, ठीक है, वो कार्टिलेज से मिलकर बना। ठीक है, कार्टिलेज एक फॉर्म है जिसको आप परफेक्टली कुछ देर में समझ पाओगे जब मैं सप्त धातुओं को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जो वर्ड कार्टिलेज है उसको आप परफेक्टली उस जगह पे समझ पाओ। कार्टिलेज ऐसी फॉर्म है बोन की, समझ लीजिए, जिसमें क्या है, जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये जॉइंट मिलते तो हैं आपस में, बट कार्टिलेज के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, ज्वाइन होते हैं पर कार्टिलेज के थ्रू ज्वाइन होते हैं, तो ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल भी आपके सामने जैसे लिखे थे। ठीक, और थर्ड है जिसे हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस जगह पे जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भी रहता है। ठीक, तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक, ये 5 से 6 टाइप के जॉइंट हैं। ठीक, इसको हम डिटेल में कुछ देर में पढ़ेंगे। ठीक, होप आपका इतना समझ में आ रहा है कि 3 टाइप के जॉइंट है हमारे पास, जो क्या है, एक फाइब्रस जॉइंट जो स्टफ जॉइंट, जो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते, जैसा आपका लोअर जॉ है, अपर जॉ है, सॉरी। ठीक है, ये फिक्स है अपनी जगह पर। ठीक है, बहुत ज्यादा मूव नहीं करता, देखिए आपका सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है। ठीक, या अगर मैं बात करूं आपकी रिब्स की, ठीक है, तो रिब में भी जो रिब केज है, ये भी बहुत ज्यादा मूव नहीं करता। ठीक, या लोअर जो बैकबोन है वो भी बहुत ज्यादा मूव नहीं करती। ठीक, तो इस टाइप के जो जॉइंट्स हैं ये भी किसके अंदर आते हैं, आपके फाइब्रस जॉइंट के भीतर आते हैं। ठीक, होप आपको फाइब्रस जॉइंट समझ में आ पा रहा है कि हड्डियां ऐसे जुड़ी हुई हैं कि वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकती। ठीक है, या कई टाइम पे मूव करती नहीं है, जैसे स्कल बिल्कुल मूव नहीं करती। ठीक है, स्कल की जो जॉइंट है वो आपस में मूव नहीं कर सकती। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गर्दन को नहीं हिला सकते, आप खोपड़ी को नहीं हिला सकते। ठीक, आप जरूर इसे हिला पा रहे हैं, पर किस जॉइंट के थ्रू हिला पा रहे हैं, जो आपका पाइवट जॉइंट है। ठीक है, यानी कि जो नेक का जॉइंट है उसके थ्रू आप अपनी गर्दन को हिला पा रहे हैं, पर स्कल का जो जॉइंट है, जैसे आपकी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है स्कल में, वो मूव नहीं कर पा रही। ठीक है, वो जगह के जो जॉइंट है आपस में मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस टाइप के जॉइंट को हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। कितना क्लियर होगा सभी को। ठीक है, सेकंड टाइप का जो जॉइंट है, जो कार्टिलेज वाला जॉइंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके जो जॉइंट है वो कार्टिलेज के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक, कई बार ऐसा बताया जाता है कि जो इस टाइप के जॉइंट है, कार्टिलेज जॉइंट है, ठीक, ये स्पेसिफिक टाइम पे ही हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, जैसे प्यूबर्टी के टाइम में। ठीक है, जब एडोलेसेंस है, जब बच्चा टीन एज में है, ठीक है, उस टाइम पे ये जॉइंट क्रिएट होता है। ठीक, अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं, अगर ये बोन है, ये पेन को अगर मैं एक बोन बोलूं, ठीक है, तो इसका ये एंड और ये वाला है, ठीक है, जो दोनों एंड है, इस कोने पे क्या होगा, कार्टिलेजिनियस जॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि कार्टिलेज जॉइंट होगा, ये दूसरी बोन से ऐसे कनेक्ट होगा कार्टिलेज के थ्रू। कार्टिलेज के थ्रू मतलब कि ये वाला हिस्सा इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल होने की क्या जरूरत है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उस एज में क्या होती है, हड्डियां भी बढ़ती है। ठीक, दैट्स व्हाई ये जो एंड रहता है ये हल्का सा स्मूथ रहता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल रहता है, पर विद द टाइम जैसे आपकी प्यूबर्टी एडोलेसेंस पूरी होती है या टीनेज पूरी होती है, ठीक, तो धीरे धीरे अपनी लेंथ को अटेन करते हुए ये हिस्सा क्या होता है, जो कोने का हिस्सा, इसमें कैल्शियम फिल हो जाता है उसके बाद। ठीक है, वापस कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाता है और ये हिस्सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेज जो जॉइंट है, समझ लो अपने आप में फिनिश हो जाता है। ठीक, वो किसी टाइप के अनदर जॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस जगह से कार्टिलेज की जो, यानी कि जो मूव करने की टेंडेंसी थी या फ्लेक्सिबल टेंडेंसी थी, वो कम हो गई। ठीक, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सेकंड टाइप का जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, ठीक, ये बॉडी में स्पेसिफिक
पीरियड में ही जनरेट होते हैं, ठीक है, देन फिनिश हो जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे वो जुड़ गए वैसे वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे वो फिक्स हो गए उसके बाद वैसे ही फिक्स है। ठीक, ये दो टाइप के जॉइंट हैं। थर्ड टाइप का जॉइंट, इसे तो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, तो इसको हम ऊपरी रूप से अभी ऐसे समझ रहे हैं कि साइनोवियल जॉइंट है, ठीक, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, इनमें ही सबसे ज्यादा क्या होता है, मूवमेंट होती है, ठीक। और अगर हम क्योंकि आगे मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं तो इन्हीं जॉइंट के थ्रू हम चलेंगे कि किस टाइप के जॉइंट है। तो जो हमने फोटोग्राफ मैंने आपको दी थी, ठीक है, अगर आप उस फोटोग्राफ को देख पाएंगे तो उसमें 6 टाइप के जॉइंट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर आपको डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से मैक्सिमम आपके साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। अगर आप सबसे ऊपर वाले जॉइंट को देख पा रहे हैं तो पाइवोट जॉइंट है, ठीक, जो आपके नेक के इर्द गिर्द रहता है, ठीक है, इस जगह पर। और सेकंड जो जॉइंट है इसका नाम हिंज जॉइंट है। हिंज मतलब जैसे दरवाजे का हिंज होता है, ठीक है, तो एक पॉइंट जैसे क्या होता है जब दरवाजा सिर्फ आगे और पीछे मूव हो सकता है, ये ऊपर नीचे मूव नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही क्या है आपका जो एल्बो का जॉइंट है, ठीक है, तो ये भी क्या है हिंज जॉइंट के अंदर आता है। इस जगह पर नी जॉइंट को नहीं लेते क्योंकि नी जॉइंट में हल्का फुल्का साइनोवियल जॉइंट है वो, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, बट हिंज जॉइंट आपका एल्बो वाला जॉइंट, ठीक है। ऐसे ही आपको 5-6 जॉइंट आपको यहाँ पर वो दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी कि जो साइनोवियल जॉइंट है उसके भीतर आते हैं, ठीक। बहरहाल ऊपर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 3 टाइप के जॉइंट कैसे हैं, ठीक, एक जो फिक्स जॉइंट है, एक जो स्लाइटली मूवेबल है, एंड थर्ड वन इज जो आपके क्या है फ्रीली मूवेबल, ठीक। फ्रीली मूवेबल को हम डिटेल में कुछ देर में और, ठीक, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो या किस चीज को आपने करेक्ट करना हो या कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। रहते हम सप्त धातुओं के रास्ते से अब अस्थि को यानी कि बोन्स को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम जॉइंट्स को समझ पाएंगे, ठीक। होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस जगह पर सप्त धातुओं की, तो सप्त धातु में जो तो आप लिख सकते हैं जैसे हाँ जी, आपकी वॉइस हाँ बहुत ब्रेक हो रही है। कनेक्ट कर लेता हूं। क्या सभी के लिए ब्रेक हो रही है ये? यस सर, वॉइस थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो गई अभी 1 मिनट पहले। ठीक है, मैं एक बार रिकनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं अभी? यस सर। यस सर। तो इस जगह पर हम बात कर रहे हैं अब सप्त धातुओं की, ठीक है। तो सप्त धातुओं का अगर आपको सीक्वेंस याद है तो ठीक है, रदर अगर नहीं याद है तो आप लिख लीजिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र, ठीक। ये 7 धातु हैं जिन्हें सप्त धातु कहा जाता है, ठीक। इसी से क्या है समझ लो, आपका जो फूड है वो आपके पूरे के पूरे शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। और शरीर की जो अंतिम धातु है जिसका और भी स्पेसिफिक वर्क है, ठीक है, अंदर की यात्रा में उसे वो फॉर्म करता है, यानी कि शुक्र धातु को फॉर्म करता है, ठीक। इन 7 धातुओं का अगर आप हल्का फुल्का समझे तो जैसे आप भोजन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो रस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिर रस से ही क्या बनता है समझ लो, वो ब्लड में मिल जाता है, रक्त,
ठीक है। देन रस, रक्त, मांस, इससे ही मसल्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, ठीक है। मांस, देन मेद, ठीक है। मेद को वर्ड्स कम होने की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज उस वक्त जब ट्रांसलेट किया गया से इंग्लिश में तो सिर्फ फैट कहा गया, ठीक है। तो फैट और मेद एग्जैक्टली सेम चीजें नहीं है, जैसे कुछ देर में आप समझेंगे कि मेद, व्हाट इज मेद एंड व्हाट इज फैट, ठीक। और मेद के बाद अस्थि, अस्थि यानी कि आपकी बोन्स, ठीक है। मज्जा, मज्जा यानी कि आपकी बोन मैरो, ठीक है। एंड शुक्र, द लास्ट मोस्ट धातु ऑफ द बॉडी, द स्पर्म, ठीक। तो उस चीज का फॉर्मेशन होता है आपके इस साइकिल से, ठीक है, एंड में। तो इसका जो पांचवा धातु है अस्थि, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट धातु, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप जर्नी को समझे ना, ठीक, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि जो कोई भी आप अगर आपने फूड यूज किया तो सबसे पहले वो किसमें कन्वर्ट होता है, रस में कन्वर्ट होता है। रस क्या है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड, और वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता, तभी तो उसका नाम रस है, ठीक है। तो हर टाइप का वो बॉडी क्या करती है, उसे जूसेस में कन्वर्ट करती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करती है, कैटाबॉलिज्म उसके साथ होता है, ठीक। और उसके बाद वो रक्त में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रक्त भी फिर से क्या है, लिक्विड है, ठीक है। रस, रक्त, देन मांस क्या है, मांस हल्का फुल्का हार्ड है, उसके बाद रक्त से ज्यादा हार्ड है पर हड्डी जितना हार्ड नहीं, ठीक है। मांस, देन मेद, ठीक है। मेद वाली फॉर्म को आप क्या कह सकते हैं, लगभग कार्टिलेज वाली फॉर्म, ठीक है। ये हड्डी तो है, ठीक है, हड्डी जैसा है, ये मांस से ज्यादा हार्ड होता है, ठीक, बट हड्डी से क्या है, सॉफ्ट, ठीक है। इस वाली फॉर्म को मेद कहा जाता है, ठीक। क्यों इसे फैट कहा गया, ठीक, क्योंकि ये क्या आती है, इस फॉर्म में आती है जिसमें क्या है, ये फ्लूइड की तरह भी एक्ट करती है, ठीक। जबकि फैट से आपका फॉर्मेशन किसका नहीं हो सकता, कभी भी बोन्स का नहीं हो सकता। फैट किस चीज से बने हुए हैं, फैटी एसिड से बने हुए हैं, और फैटी एसिड एकदम से इतने हैवी मिनरल्स और कैल्शियम में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक। दैट्स व्हाई फैट से डायरेक्ट फॉर्मेशन बोन्स का ये लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक। आप कैसे समझ सकते हैं, वो सारे कार्टिलेज जिसका क्या है, जो स्वरूप है, ठीक, जो स्ट्रक्चर है और जो उसकी समझ लीजिए बनावट है, वो कैसी है, वो मांस से ज्यादा हार्ड है बट बोन से थोड़ी सी सॉफ्ट, ठीक। उसके बाद बोन का फॉर्मेशन होता है। बोन क्या है, इन सप्त धातु में सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक। इसके बाद वापस क्या होती है, जर्नी सॉफ्टवेयर की तरफ चलने लगती है, ठीक है। फिर मांस से थोड़ा बहुत सॉफ्ट कौन, हड्डियों से थोड़ा बहुत सॉफ्ट कौन है, बोन मैरो है, ठीक है। बोन मैरो अगर आप जानते हैं, बोन्स के अंदर जो मैरो रहती है, ठीक, उसे बोन मैरो कहा जाता है, ये बोन से थोड़ा बहुत सॉफ्टर होती है, ठीक। देन शुक्र, शुक्र वापस क्या है, वापस से सॉफ्ट, ठीक है, लिक्विड है या फ्लूइड है अगर मैं कहूँ, ठीक। तो इन सप्त धातु में जो यात्रा है समझ लो, वो अस्थि तक क्या होती है, हार्डर की तरफ जाती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होती है, चीजें कोएगुलेट होती है और हड्डी को बनाती है, ठीक है। हड्डी को क्यों बनाती है, मांस को तो बनाती ही है, उसके बाद मेद को भी बनाती है, देन हड्डी को बनाती है। हड्डी ही क्या करती है, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, ठीक, जो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि इसका जो मेन फंक्शन है वो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देना है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपका हार्ट है या आपका ब्रेन है, वो आपकी हड्डियों से ही प्रोटेक्टेड है, तो बॉडी ने इसे क्यों बनाया है, इन सप्त धातुओं के थ्रू इसी वजह से बनाया है कि आपके ऑर्गन्स को, जो उन्होंने क्या किया है, मांस को बनाया है, जिन मसल्स को बनाया है, ठीक, और जिस मेद को बनाया है, उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये उसका मेन रीजन है, ठीक। इस वजह से बॉडी ने हड्डियों को यानी कि बोन्स को फॉर्म किया है। उसके बाद जो जर्नी है वापस क्या होने लगती है, सॉफ्टर होने लगती है, फिर वो बोन मैरो को बनाता है, ठीक। और बोन मैरो से क्या बनता है, समझ लो शुक्र बनता है। डायरेक्टली आप उसको ऊपर से अगर एनाटॉमी से समझने की कोशिश करोगे तो डायरेक्टली इस साइकिल को नहीं समझ पाओगे, बट ऐसे आप समझ सकते हो, ये जो भी आप भोजन करते हो, ठीक है, अंततः वो क्या होता है, आपकी शरीर की अंतिम धातु का निर्माण करता है, ठीक है। अगर आपको शुक्र सिर्फ अगर आप स्पर्म लेके चलते हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो शुक्र इस जगह पर अगर मैं वीर्य कहूँ या आपके भीतर का ओज कहूँ या ऊर्जा कहूँ, ठीक है, इसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भोजन अंततः क्या बनेगा, आपके शरीर का वीर्य यानी कि आपका ओजस, ठीक है, आपका ओज बनेगा और आपकी ऊर्जा बनेगी, ठीक। इन 7 धातुओं की जो जर्नी हो रही है, जिससे आपका फूड एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसमें जो सबसे ज्यादा हार्डर वर्जन है ऊर्जा का, वो कौन है, आपकी हड्डियां हैं, यानी कि अस्थि, ठीक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अब
इस जगह पर भी क्या है, देखिए जो अब इस जगह पर आप मेद के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मेद क्या चीज है, मांस और हड्डी के बीच की स्टेट, ठीक है। मांस और अस्थि यानी कि हड्डियों के बीच की स्टेट है, ठीक। इस जगह पर जो मटेरियल होगा, जो भी वो मटेरियल होगा, इट कैन बी कार्टिलेज, इट कैन बी आल्सो लिगामेंट, ठीक है, क्योंकि उस समय पे इतनी ज्यादा बड़ी डिक्शनरी नहीं थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसे ट्रांसलेट किया उन्होंने कहा कि ये हल्का फुल्का फ्लूइड जैसा है, और क्योंकि बॉडी में फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर कौन भी है, म्यूकस भी है, फैट भी है, ठीक है। तो एक वर्ड में उसे सिर्फ फैट लगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फैट चीज नहीं होती है, जैसे अगर आप आयुर्वेद में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वात पित्त कफ पढ़ते हैं ना जब हम, ठीक है, तो वात पित्त कफ का जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, वात को सिर्फ एयर कहा गया, ठीक है, पित्त को एसिड कहा गया, जो क्या है सही ट्रांसलेशन नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। तो उनका कुछ और भी मतलब है, ठीक है। पित्त मतलब सिर्फ आपका एसिड नहीं होता बॉडी का, ठीक है। एंड कफ को COUGH जो इंग्लिश का कफ कहते हैं, वो उसमें ट्रांसलेट किया गया, जो एग्जैक्ट क्या किया ट्रांसलेशन इसका। इस चीज से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो मेद का ट्रांसलेशन हुआ सिर्फ फैट में, ठीक है। तो आप आयुर्वेद की किसी भी किताब को पकड़ो जो पुरानी किताब हो, वो ऐसा नहीं कहेगी कि मेद मतलब वसा है, ठीक है, क्योंकि फैट को हिंदी में वसा कहा जाता है, ठीक है। आप मेद इज इक्वल टू फैट कहेंगे, एक एग्जैक्ट फैट नहीं कहा जाता मेद को। मेद वो फॉर्म है जो मांस से थोड़ी बहुत ज्यादा हार्डर है, ठीक, और वो क्या बना सकती है, बोन को बना सकती है। अभी अभी हमने पढ़ा ना, जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट था, ठीक है, उसमें कार्टिलेज रहता है बोन, ठीक है, वो क्या है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल जॉइंट है, फ्लेक्सिबल बोन है। अगर उसमें क्या बढ़ने लगे, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ने लगे, या हड्डियों में और भी मिनरल्स, ठीक है, उनका अमाउंट अगर उसमें बढ़ने लगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस फॉर्म से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। तो सप्त धातुओं में मेद जो टर्म है वो क्या है, हड्डियों से थोड़ा सा सॉफ्ट है पर मांस से थोड़ा बहुत हार्ड है, ठीक है। ऐसे आप इसे समझ सकते हो, और ये जर्नी आपको थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगेगी उसके बाद कि हाँ इसके बाद हड्डी बन रही, ठीक। तो सप्त धातुओं के रास्ते से भी आप समझ पा रहे हैं कि भोजन के बाद इन 7 जब धातुओं में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो व्यक्त धातु है आपके शरीर की वो अस्थि है। शरीर उसका निर्माण क्यों कर रहा है, ठीक है, एक तो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक, और मां अस्थि और मेद आपस में मिलकर क्या करते हैं, मूवमेंट को भी खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे आपके कार्टिलेजिनियस जॉइंट थे, ठीक है, वो एक प्रकार का मेद ही है। वो क्या कर रहा है, शरीर में हड्डियों का विस्तार भी करता है, ठीक है, उनकी लेंथ को भी बढ़ाता है। और उन दिनों में देखा है जब छोटा बच्चा है कोई, ठीक है, जिसके अंदर क्या है बहुत ज्यादा फ्रीली मूवेबल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है, वो बहुत बड़े फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है, वो आराम से कहीं भी आड़ा तिरछा घूम सकता है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, ठीक है। पर विद द टाइम उसके कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्या हो गया, फ्यूज टुगेदर, ठीक है, और वो एक राउंड जॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। उसके बाद वो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक। अब वो जिस तरीके से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे आपस में, वो परमानेंट वैसे ही रहने वाले उसके बाद, ठीक है, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहने वाले, ठीक। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि शरीर इन हड्डियों का निर्माण, इन अस्थियों का निर्माण क्यों करता है, एक तो मूवमेंट्स के लिए, ताकि ये कंबाइन हो सके किस किस चीज के साथ, मेद के साथ और मांस के साथ, ठीक। और हम एनाटॉमी में भी यही पढ़ते हैं कि मसल्स एंड द जॉइंट्स, ठीक है, मसल्स एंड द बोन्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ मूवमेंट, ठीक है। उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए मसल्स और आपके जो जॉइंट्स हैं और जो बोन्स हैं वो आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है, और किसी भी मूवमेंट को उसके बाद वो परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक। मैंने उसके बाद एक और फोटो आपको भेजा था जिसमें हम मूवमेंट्स को थोड़ा बहुत समझ रहे थे, ठीक। इस जगह पे हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं, ठीक। मसल के 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक। इसकी मैंने फोटोग्राफ भेजी थी आपको, अगर आप उसे ओपन करके अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन है। जो पहला कॉन्ट्रैक्शन है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक। सेकंड वन जो आपका कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, और थर्ड वन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होना, कि चीजों को हल्का फुल्का छोटा करना, ठीक है, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक। ये 3 टाइप का है आपकी बॉडी में। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है, जब हम क्या करते हैं, मसल को एक जगह पर रोक लेते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेच पर है पर स्ट्रेच में हम उसे रोक लेते हैं, ठीक। तो योग में से क्यों पढ़ रहे हैं कुछ देर में आप समझ पाओगे, ठीक। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, मसल को एक जगह पर टेंशन देना है पर उस जगह पर होल्ड करना है,
ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को, इस टाइप के मूवमेंट को, ठीक, अगर हम क्या करते हैं, उसे बॉडी के पास लाते हैं, बॉडी ऑर्गन के पास लाते हैं, जिसे हम उस देर में एडक्शन कहते हैं। ठीक है, एडक्शन और एबडक्शन भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम एडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बॉडी को क्लोज ला रहे हैं, आप देख सकते हैं सेकंड वाला जो फिगर है उसमें कैसा एरो बना हुआ है, वो मसल्स के क्लोज आ रहा है, आपका जो वेट है, जो डंबल आप उसमें पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बॉडी के क्लोज आ रहा है। ठीक, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसे हम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक, और जब क्या होता है, यही डंबल, यही वेट क्या है, बॉडी के दूर जा रहा है। ठीक है, जिस जगह पर आपका एक्सटेंशन होता है मसल्स का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसे ही हम नेगेटिव्स भी कहते हैं। ठीक, और जब आप बॉडी के क्लोज लाते हैं अपने ऑर्गन्स को, ठीक, तब उसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक, तो इस जगह पर दो टर्म हमारे सामने आए हैं। ठीक, ये मूवमेंट्स के टर्म है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एडक्शन एंड एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन एंड एडक्शन, इनमें भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एनाटॉमी में, या आपके एग्जाम में भी कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि व्हाट इज एडक्शन एंड एबडक्शन। ठीक है, एड मतलब क्या है, जोड़ना। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, किसी जैसे हाथ में, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसे पास लाऊं बॉडी में, ठीक है, बॉडी में ऐड करूं, ठीक, तो इसे क्या कहूंगा, एडक्शन। ठीक है, और बॉडी से अगर दूर ले जाऊं, ठीक है, तो दूर ले जाना मतलब एबडक्शन। ठीक है, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं, दो मूवमेंट है इस जगह पर याद करने के लिए। एडक्शन बॉडी के पास ऐड करना किसी भी मूवमेंट को, ठीक है, और दूर ले जाना एबडक्शन। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसी फॉर्म में अगर हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को समझें, ठीक, तो घबराइए नहीं, जब आप बहुत ज्यादा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को समझते हैं या एक्सरसाइज की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, तो शुरुआत में थोड़े बहुत टिपिकल लगते हैं। ठीक, और विद द टाइम जैसे आप इनके साथ सेट हो जाएंगे तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, इस जगह पर हम दो और टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन वर्ड को समझ जाओ, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड। ठीक है, जब भी आप क्या कर रहे हैं, मसल को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन, मतलब कि लंबा कर रहे हैं, बॉडी से दूर ले जा रहे हैं। ठीक, और इसी का उल्टा क्या है, फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन में आप क्लोज करते हैं, ठीक है, उसके एंड्स को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, टेक में एक्सटेंशन में आप उसके एंड्स को लॉन्ग करते हैं। ठीक, इतने टर्म्स को आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम साइनोवियल जॉइंट को फिर उसके बाद अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, मैं क्विकली एक बार रिकैप कर देता हूँ। ठीक, हमने क्या क्या चीज पढ़ी, स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने बोन पढ़ा। ठीक, सर, और वो आपने एक्सटेंशन बताया, दूसरा क्या है उसका? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक, वन इज फ्लेक्शन एंड वन इज एक्सटेंशन। ओके फ्लेक्स करना, एक बार एक्सटेंड करना। ओके ठीक, तो हमने क्या क्या चीज पढ़ी इस जगह पे, स्केलेटल सिस्टम, तो बॉडी स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन क्यों करती है। ठीक है, इस चीज को हमने समझा। इस चीज के अंदर हमने पढ़ा है कि बोन्स क्या है, अस्थियों के थ्रू उस जर्नी से हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि जॉइंट्स कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप के जॉइंट्स हैं हमारे, कुछ फिक्स हैं, कुछ स्लाइटली मूवेबल हैं, और कुछ फ्रीली मूवेबल। ठीक है, इन्हीं को आपने, जो मैंने फोटो आपको दिया था उसके ऊपर में जो 3 लाइनें लिखी हुई है, ठीक है, उसमें आपको बताया हुआ है कि जो सचर जॉइंट है, ठीक है, जिन्हें सचर सुचर कुछ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, यही क्या है, फाइब्रस जॉइंट। इन्हीं को फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है, ये उसी के अंडर आता है। ठीक है, तो इसके भीतर वैसे तो कुछ और जॉइंट भी आते हैं, ठीक, जैसे गमेबल जॉइंट, जो गम के जॉइंट होते हैं, जैसे दांतों के जो जॉइंट होते हैं, ठीक, तो उन्हें भी इसमें ऐड किया जाता है, पर बहुत ज्यादा आपका डेप्थ में ये सिलेबस नहीं है, तो इतनी ज्यादा डीप उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस जगह पर आप जो सचर जॉइंट आपको दिया हुआ है, यही फाइब्रस जॉइंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मूवेबल नहीं होता। ठीक, इस टाइप के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो इनमूवेबल है। ठीक, ये सचर जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट है। ठीक है, सेकंड टाइप का जो जॉइंट है, जो कार्टिलेज से बना होता है, जो स्लाइटली मूवेबल होता है, और कहते हैं कि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही बॉडी में बनता है, जो प्यूबर्टी के टाइम पे बन रहा है। ठीक है, आफ्टर ग्रोइंग, आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट बोन, वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वो कार्टिलेज से उसके बाद एक हार्ड बोन में विद डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, ठीक, वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द थर्ड वन, द लास्ट वन जॉइंट, जो साइनोवियल जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, इनसे ही क्या होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होता है। इन्हीं का हमने पिक्चर और फोटोग्राफ आपके उसमें डाला था। ये 6 टाइप के जॉइंट आपकी बॉडी में है।
मेनली 6 टाइप के जो जॉइंट है, ठीक है, उनको ये शो करवा रहा है। ठीक, इनमें से जो पहला जॉइंट है मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक अगर कोई किसी को दिक्कत है तो उसे डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, तो उसे डिस्कस किया जा सकता है। कि अगर मैं आगे पूछ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं और आपको पुराना समझ में ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो प्लीज अनम्यूट करके आप चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप उस पीडीएफ को, उन चीजों को देख भी लेना। ठीक, उस मतलब उस पेज को देख लेना। पीडीएफ तो आपकी टोटली अभी बन रही है, फॉर्म हो रही है, ये उसी पीडीएफ में से चुना है, समझ लो, जो आपकी वाईसीबी की पीडीएफ है। ठीक, लेवल 3 की जो पीडीएफ बन रही है उसी से इस चीज को लिया गया है। वो पूरी पीडीएफ आपके पास आएगी, कुछ दिनों में आपको दे दी जाएगी, जो लेवल 3 की पीडीएफ है। ठीक, और इस जगह पर हम पढ़ने वाले हैं इन जॉइंट्स को, साइनोवियल जॉइंट को, इसे हम समझ लेते हैं आज। ठीक, जो सबसे पहला जॉइंट हम समझने जा रहे हैं वो है बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट क्या है, इट हैव मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन होता है, और इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक सॉकेट है एंड उसके अंदर एक बॉल फंसी हुई है। ठीक है, ऐसा जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे शोल्डर पर, ठीक, या आपके हिप पर। ठीक है, इस टाइप के जॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि उसमें एक बॉल है और बॉल एक सॉकेट में फंसी हुई है। ठीक है, इसमें मूवमेंट तो बहुत ज्यादा होता है पर ये डिसलोकेट भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, जैसे शोल्डर डिसलोकेशन आपने सुना होगा। ठीक है, तो ऐसा डिसलोकेशन आपको देखने को मिलेगा इन जॉइंट्स में। ठीक, और ये पहले टाइप का जॉइंट है जिसमें मैक्सिमम क्या है, रेंज ऑफ मोशन। ठीक, 6 जॉइंट्स में से अगर आप उस फोटोग्राफ को देख रहे हैं तो उसमें जो 5th नंबर पे जॉइंट है, ठीक है, वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैं क्यों इसे बता रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम आपने ज्यादा सुना होगा। ठीक है, इसे रिलेट करना आपके लिए इजी होगा। ठीक, तो बॉल एंड, किसी का अगर कंधा शोल्डर खिसक गया, आपने सुना होगा, डिसलोकेट हो गया। ठीक है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि बॉल सॉकेट में से बाहर निकल जाती है या इधर उधर मूव हो जाती है। ठीक है, उसे फिर वापस सेट किया जाता है। ठीक है, तो सेट भी हो जाती है, बट डिसलोकेशन की जो एबिलिटी होती है इसमें, ये भी ज्यादा होती है, क्योंकि वास्ट रेंज ऑफ मोशन है, ये बहुत बड़ा रेंज ऑफ मोशन इसमें होता है। ठीक, थर्ड जो सेकंड आपने सुना होगा वो है हिंज। ठीक है, हिंज जॉइंट मैंने कुछ देर पहले भी एक्सप्लेन किया था। ये क्या है, दरवाजे के हिंज जैसा। ठीक है, ये क्या हो सकता है, खुला और बंद हो सकता है। तो इस टाइप का जॉइंट आपके किसमें देखने को मिलता है, आपके एल्बो में। ठीक है, इन जगहों पे देखने को मिलेगा, जो क्या है, बहुत ज्यादा प्लेन्स पे, बहुत ज्यादा एंगल्स पे काम नहीं करता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड एंड बैक, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही 1 या 2 डायमेंशन में ही काम करता है। ठीक है, ये शोल्डर जितना मूवमेंट नहीं होगा। जैसे शोल्डर आपका क्या हो सकता है, राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है, बैक फॉरवर्ड, कहीं भी मूव हो सकता है, क्योंकि इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, ये रोटेट हो सकता है, पर इतना ज्यादा रोटेशन आपके एल्बो जॉइंट में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जॉइंट हिंज जॉइंट कहलाता है। ठीक है, जो हिंज वर्ड है ये कहाँ से निकला हुआ है, आपके जो हिंज मोशन होता है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, उससे निकला हुआ। ठीक, और थर्ड टाइप का मोशन अगर मैं आपको याद करवाऊं तो पाइवट जॉइंट। ठीक है, पाइवट जॉइंट इस जगह पर आप देख सकते हैं, जैसे नेक के पास में जॉइंट। ठीक, तो इसे याद हम कैसे किया करते थे कि जैसे पिलो, ठीक है, पिलो से पाइवट आप याद कर सकते हैं, तो ठीक नेक पर होता है। ठीक है, जिस जगह पर आप पिलो रखते हैं, ठीक है, तो जिस चीज के लिए आप पिलो रखते हैं, नेक के लिए, ठीक है, तो नेक पर ऐसा जॉइंट है। तो इसमें क्या है, आपको एक फोटोग्राफ में ये समझा भी रहे हैं। ठीक है, कि ऊपर क्या है, आपका सर है, स्कल है, ठीक है, उसके नीचे कुछ इस प्रकार का जॉइंट है कि वो बीच में फिक्स है। ठीक है, ऐसे फिक्स है। अगर आप इसके मैकेनिक्स को समझें, ठीक है, इसमें क्या है, आपको रेंज ऑफ मोशन ऐसे ही देखने को मिलता है। आपकी गर्दन क्या हो सकती है, ऐसे मूव हो सकती है, जैसे इधर इधर ऐसे मूव हो पा रही है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, पाइवट जॉइंट। ठीक, और जैसे अगर आप सुनते हैं कि किसी को अगर फांसी दे दी जाए तो उसकी डेथ हो गई, इसी वजह से वो डेथ हो पाती है, क्योंकि ये जो जॉइंट है, ठीक, जब फांसी दी जाती है तो ये जॉइंट क्या करता है, ऊपर की ओर खिसक जाता है। ठीक है, ऐसे। और जो माइंड में जो सिचुएटेड मेड्यूला है उसको ये क्या कर देता है, पुश कर देता है। ठीक है, उस जगह पर जो रेस्पिरेशन के पॉइंट होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो रेस्पिरेशन रेट की साइकिल चलती है वो बिल्कुल रुक जाती है, और एकदम से क्या होता है कि बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस रुक जाती है। लोग बोलते हैं ना कि गला घुटने से मृत्यु हो गई। एक्चुअली उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, ये जो जॉइंट है ये ऊपर की ओर खिसक जाता है। ठीक है, और माइंड में जो स्टेबल मेड्यूला है उसको ये क्या कर देता है, डिसलोकेट कर देता है अपनी जगह से। ठीक है, ये उसे डिस्टर्ब कर देता है, जिससे जो रेस्पिरेशन साइकिल होती है वो रुक जाती है।
ठीक, रेस्पिरेशन का जो सारा का सारा काम है मेड्यूला का, ठीक, वो से वो रोक देता है और जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन रुक जाता है। ठीक, ये 3 टाइप के जॉइंट हो गए। फोर्थ टाइप का जॉइंट अगर आप समझना चाहें तो सैडल जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट ये वर्ड क्या दिखा रहा है कि एक सैडल है, जैसे सैडल कहा जाता है, जैसे घोड़ा देखा आपने, ठीक है, घोड़े के ऊपर बैठने वाली जो सीट होती है उसे सैडल शेप में कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी वो होती है, उसके ऊपर आराम से व्यक्ति बैठ पाता है। ठीक है, तो इस जॉइंट का अगर आप पिक्चर देख पाएंगे जो सेकंड शायद आपके 3rd नंबर पे है जॉइंट। ठीक है, सैडल। ठीक, मैंने जो फोटो भेजा है उसमें, तो सैडल मतलब कोई एक ऐसी चीज उस ऊपर से क्या होगी, दूसरी बोन, दूसरा जॉइंट उसके ऊपर ऐसे फिक्स हुआ है। ठीक है, इसमें भी क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा मोशन नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप के जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, अराउंड योर फर्स्ट टार्सल कह सकते हो, कार्पल कह सकते हो। ठीक है, इसके इर्द गिर्द। ठीक है, हाथों के इन जॉइंट्स को कार्पल एंड मेटाकार्पल कहा जाता है। ठीक है, तो कार्पल के अराउंड आपको ये जॉइंट देखने को मिलेंगे, यानी कि थंब के अराउंड आपको ये जॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा आप इसे समझ सकते हैं। ठीक, और प्लेन जॉइंट आपकी जो प्लेन टू बोन्स, ठीक है, 2 प्लेन बोन्स आपस में क्या हो जाती हैं, इस जगह पे जॉइंट। ठीक है, इस टाइप के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्लेन जॉइंट्स कहते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 4th नंबर पे जो जॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, अराउंड योर एंकल। ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द होता है। तो जो प्लेन बोन, 2 प्लेन बोन आपस में क्या हो रही है, कंबाइन हो जाती हैं, और उस जगह पे जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सैडल मूवमेंट कहते हैं, नहीं प्लेन मूवमेंट कहते हैं, और इस टाइप के जॉइंट को हम प्लेन जॉइंट कहते हैं। ठीक, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम समझ चुके हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट इसे आप कैसे समझ सकते हैं, ये एक और जगह पर होता है, पर इस जगह पर उसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। 6th वन इज एट योर रेस्ट कहा है। ठीक है, तो रेस्ट पर होता है ये, ठीक, या अल्नर पर होता है। ठीक, इस टाइप का जॉइंट, और कई कई जगह पर इसे कहाँ भी बताया जाता है। ठीक, अराउंड योर टीएमसी, इस पॉइंट को टीएमसी कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पर भी होता है, बट अभी के लिए आप समझने के लिए मैं डिटेल में इसे बताऊंगा कुछ दिनों में जब हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझने के लिए इसे कहाँ मान सकते हैं, आपकी रेस्ट के एरिया। ठीक है, इस टाइप का जॉइंट क्या कितना रेंज ऑफ मोशन देता है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, जो इस टाइप के मोशन है, ठीक, ये समझ लो 2 डायमेंशंस में आपको क्या देगा, एबिलिटी देगा मूव करने की। जैसे आपका क्या हो सकता है, रेस्ट इधर और इधर मूव हो सकता है, अप एंड डाउन मूव कर सकता है। ठीक, तो इस टाइप का जो मूवमेंट अलाउ करता है कॉन्डिलियन जॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये सख्त टाइप का आपका जॉइंट है। आप हल्का फुल्का ऐसे समझ सकते हैं कि जॉइंट बॉडी में कैसे काम कर रहा है। ठीक, जब हम मूवमेंट पढ़ेंगे, अभी तो ये बोरिंग लगेगा कि व्हाट इज प्लेन जॉइंट, ठीक है, एंड व्हाट इज दैट सैडल जॉइंट, हम पढ़ी क्यों रहे इस चीज को, ठीक है, ये काम कहाँ आने वाला है। बट जैसे हम मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, मूवमेंट में हम पैसिव मूवमेंट भी पढ़ेंगे, और उसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपने चीजों को या जॉइंट्स को ऐसे मूव करना है, ठीक, तो ये मसल लॉक होगी, ये मसल अनलॉक होगी। जैसे आप देखते हैं कि जब बाइसेप्स आपकी फ्लेक्स होती है तो ट्राइसेप लॉक होती है। ठीक है, और जब ट्राइसेप फ्लेक्स होती है तो बाइसेप एक्सटेंड हो जाती है उस देर में। ठीक, तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। ठीक, तो इन चीजों को आप साथ में समझ पाएंगे जब आप इनको भी समझेंगे, जॉइंट्स को भी समझेंगे कि इसके इर्द गिर्द कैसा जॉइंट। ठीक, तब तक के लिए आपने हाँ इन चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक, और ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये भी आ जाता है कि साइनेबल जॉइंट के अंदर कौन सा जॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या भी डाल दिया होगा, सचर जॉइंट डाल दिया होगा कि इसमें से कौन सा साइनेबल जॉइंट नहीं है। ठीक है, तो उसमें कार्टिलेज वाला जॉइंट भी डाल दिया होगा, सचर जॉइंट भी डाल दिया होगा, फाइब्रस जॉइंट लिखा होगा, और एक बॉल एंड सॉकेट लिखा है। ठीक है, तो आपने चुनना होगा कि कौन सा साइनेबल जॉइंट है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका एनाटॉमी से रिलेटेड आया हुआ है, तभी हमने इसे पढ़ा। ठीक, यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज बहुत कंफ्यूज कर रही है, समझ में ना आ रही हो, तो उसे हम समझ सकते हैं। ठीक, और रेदर फिर नई टॉपिक को अभी छेड़ना थोड़ा टफ होगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो उन चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, रेदर आप फर्स्टली फोटोग्राफ के थ्रू जाइएगा, और कोई वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, उससे आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी और उससे आपको समझने में और मदद मिलेगी इसमें। ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो या कोई और भी क्वेश्चन है तो उसे आप पूछ सकते हैं, उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। हेलो सर।
हाँ जी मैम। नमस्कार सर। सर मेरी मॉर्निंग की क्लास है कल ना, प्रैक्टिकल की ना, जी तो जी फिर मैं सबको बताना चाह रही थी कि वो बेल्ट या ब्रिक रखे अपने साथ। बिल्कुल। ठीक है। बस यही था मेरा मैसेज। थैंक यू। तो सभी लोग अपने साथ मॉर्निंग क्लास के लिए बेल्ट रख लेंगे, ठीक है। और जो जो चीजें मैम ने लास्ट टाइम कही थी, अर्चना मैम ने, वो चीजें अपने पास आप रख लीजिएगा, जैसे ब्लॉक भी कहा था शायद, या वाटर बोतल, कुछ ऐसी चीजें थी, ठीक है। तो उन चीजों को आप साथ में अरेंज कर लीजिएगा। और किसी को कोई चीज शेयर करनी हो या पूछना हो तो